ओके, तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, अ, उसमें कुछ हमारे इंटेस्टिनल जूसेस हमारे रिलीज होते हैं। तो ये कुछ जूसेस हैं, कौन कौन से जूसेस, उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। उन जूसेस के अंदर एक डाइपेप्टाइडेज होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज होता है लिपिड को तोड़ने के लिए, मैल्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, सुक्रेस होता है, लैक्टेज होता है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, मिल्क के लिए। ये हो गया किसके लिए, लाइपेज हो गया, फैट्स के लिए हो गया, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हो गया। क्लियर। अभी यहाँ पे तोड़ा भी हुआ इनको। डाइपेप्टाइड्स होता है, अमीनो एसिड्स बनेंगे, हाँ जी हमने पढ़ लिया था। माल्टोस है, माल्टेस के तोड़ा इसने ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाया बाद में कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही है। लैक्टोज था, लैक्टेस बनाया, ग्लूकोज से गैलुक्टोज बनाया। अब ये नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक बार रीडिंग अच्छे से दे दीजिएगा इसको, ठीक है। सुक्रोज हो गया, इसको सुक्रेज की फॉर्म, यानी कि सुक्रेज जो होता है हमारा, उसकी फॉर्म से उसको तोड़ा जाएगा ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। उसकी फॉर्म से मीन्स उसकी प्रेजेंस में। न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा, देन न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में शुगर और बेसिस बनाएगा। ये शुगर बेसिस हमारे काम आएंगे, डीएनए में काम आएंगे। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दीज आर द फॉर्म ऑफ व्हाट, शुगर्स। ओके, नॉट दैट ये चीनी जो आप खाते हो वो वाली नहीं, ठीक है। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, लाइपेज के इसमें क्या तोड़ेगा, लाइपेज पे फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल एंड प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्रक्स है आपके डाइजेशन का। ये क्रक्स है कि कौन सी चीज कहाँ टूटती है, और ये क्वेश्चन यहाँ से आता है डाइजेशन में से। बाकी तो आए या ना आए, उनमें से एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर बनता है, ठीक है। इसमें से जो ऊपर की जो थे ना सेल्स वगैरह थे, कौन सा ग्लैंड है, और ग्लैंड में से कौन से किसने क्या तोड़ा, मेजरली वो ये पूछता है कि इसने क्या डाइजेस्ट करा, इसने क्या तोड़ा। मेजरली तो उनका क्वेश्चन इसी के ऊपर जाता है, ठीक है। बाकी उसकी प्लेस क्या है, लेंथ क्या है, इन सब के क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, पर मेजरली ये चीज ज्यादा याद करने वाली चीज होती है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन द ड्यूडेनम, सॉरी, in the duodenum, or undigested food and substances are passed to large intestine। एक और सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये जरूर समझिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को क्यों नहीं लाया गया। वहां सिर्फ आपका किडनी का ही सिस्टम क्यों था। बाकी भी हम कहते हैं ना कि स्वेट निकल रहा है ये वो, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं, पर हमारे कोर्स में सिर्फ इतना था। इन रियल लाइफ में कभी भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कभी नहीं पढ़ा होगा। क्यों, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम चीजों को पचाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इसका डाइजेशन जो होता है हम तोड़ के उन चीजों को बाहर निकालते हैं, उसका बाद में वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, टॉक्सिन्स को बाद में निकालते हैं। बट डाइजेशन के केस में, डाइजेस्टिव सिस्टम के केस के अंदर, हम वो फूड सॉलिड या वो कहें कि हम वो चीजें बाहर निकालते हैं एक्सक्रीटा के फॉर्म में, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकती, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। रस निकालिए निकालिए निकालिए, अब लास्ट में कहेंगे इस गुद्दे का हम क्या करें, ये जो बना है लास्ट में इसका हम क्या करें, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको और तोड़ के, अब ये और नहीं पच सकता, अब ये और नहीं पच सकता, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, सेल्यूलोज। हमारी बॉडी सेल्यूलोज पचा नहीं सकती, हम प्लांट्स नहीं है, इसलिए हम प्लांट की ऐसी कुछ चीजें या उनकी जो प्लांट की सेल वॉल जो वो जो चीजें होती हैं वो हम नहीं पचा सकते। तो वो जो पचा हुआ खाना नहीं होता वो कहाँ जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड एंड सब्सटेंसेस, मतलब जो जो आयंस वगैरह कुछ होंगे जो कि डाइजेस्ट तो हुए नहीं, निकल गए वैसे की वैसी बॉडी में से बाहर, ठीक है। प्रॉपरली एंजाइम सिक्रिएट ही नहीं हुए, प्रॉपरली हमारी बॉडी में से हार्मोन रिलीज ही नहीं हुए कि उसको डाइजेशन को हमारी हेल्प करता एंजाइम और रिलीज करवाता, वो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो था उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसे हमारे खाए हुए पदार्थ थे जो बिल्कुल वैसे के वैसे बॉडी से बाहर निकल गए, अनडाइजेस्टेड एंड द सब्सटेंसेस।
ये इस लाइन का मतलब है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थिंक। इसकी वजह से इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ वो रखा जाता है जिसको डाइजेस्ट कर लिया जाए या डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसमें से टॉक्सिन्स जो निकालने हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फिर उसमें से निकालने हैं, उसको बाहर फेंका जा रहा है। दैट इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन दो सिस्टम के बीच में डिफरेंस समझ आ गया? वेरी बेसिक नॉलेज समझ आया है? हाँ, ये ना तो बता दो। मैम एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, समझाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक्सक्रीटरी, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो खाना है, कुछ भी खाना है, वो खाने का पदार्थ ना, इसमें से मैंने बहुत सारा कुछ निकाल लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे गया, तो ये थोड़ा सा और छोटा, मानो थोड़ा सा और छोटा रह गया, क्योंकि बहुत सारा सामान निकाल दिया गया था इसमें से। अब देख रहे कि इसमें एब्जॉर्ब करने लायक कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आगे गया, इसके साथ बहुत सारा पानी था, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, अभी भी लेकिन ये बचा हुआ है। अब इस बचे हुए के अंदर ना ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं हमारे खाने के, जो कि हमारी बॉडी तोड़कर उसे तोड़कर डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसे ब्रेक नहीं कर सकती, इसलिए ये इतना इतना हर बार चलता हुआ आ गया। इसलिए ये हर बार इतना चलता चलता आगे पहुंचता चला गया, क्योंकि इसे ना बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती थी, हमारे एंजाइम इसको तोड़ ही नहीं सकते थे, पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे इसको, ठीक है ना। हमारा कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं था, या कोई ऐसे सेल्स नहीं थे जो बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते, या कुछ भी ऐसा होता वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। तो वो क्या हो गया, वही फूड फॉर्म, एग्जैक्टली वैसी ही फॉर्म नीचे टूटते टूटते वापस आती चली गई, नीचे की तरफ निकलती चली गई यहाँ से यूं, ठीक है। और यही चीज एक्सक्रीटा यानी कि एनएस के थ्रू लास्ट में बाहर निकल गई, एनएस के थ्रू एक्सक्रीटा की फॉर्म में, फीसिस के फॉर्म में बाहर निकल गई, ठीक है। लेकिन उसमें से हम जो हमने खाना खाया था ना, उसमें से जितनी चीजें एब्जॉर्ब हो सकती थी उतनी हमने कर ली। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। भिंडी खाई आप लोगों ने, ठीक है। भिंडी खाई, भिंडी के अंदर भी ना हमारे जो जो प्लांट बेस्ड चीजें हैं, जो स्पेशली पत्तियों वाली चीजें मत समझे, भिंडी से पत्तियों वाली चीज समझे। पत्ती वाली चीजों को स्पेशली हम बोलते हैं इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, इसमें सेल्यूलोज होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। पर हम हमारे यहाँ पे पकाने का, कुकिंग का ना तरीका बड़ा अच्छा है, एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारा यहाँ का कुकिंग सिस्टम इंडिया का, यहाँ के लोगों के हिसाब से। तो हम पहले फ्राई करते हैं जनरली, हम देखा ना तेल के अंदर उसको उसको फ्राई करके खाते हैं हम जनरली। मेथी हो या कुछ और हमारा साग वगैरह जो हो, इन सबको हम फ्राई करते हैं, राइट। क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो ऊपर की लेयर है ना, जो ऑक्सलेट्स वाली लेयर होती है, उसको तोड़ दिया जाता है ऑयल के थ्रू। लेकिन कुछ अभी भी पदार्थ रह जाता है, वो नहीं हम तोड़ सकते, वो हम तोड़ ही नहीं सकते, ना तो फ्राइंग से टूटेगा, ना हमारे अंदर जाने के बाद HCl से टूटेगा, ना एंजाइम से टूटेगा। तो वो उसका क्या करेंगे, वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ के उसे अपनी ब्लड सर्कुलेशन का डाल देना। ना तो वो टूटा, ना वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर गया, तो मतलब कुछ तो रह गया ना। अदरवाइज देखो, तो खाना जो था, अगर हम उसमें से डाइजेशन करें, उसमें सारी एब्जॉर्प्शन करें, तो लास्ट में अवशेष तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए था। अगर सब कुछ तोड़ने के बाद, पिसने के बाद सब कुछ सबने ले लिया, जिसको जो चीज पसंद आई उसने उठा ली उस जगह से, तो उसके अंदर आपको लगता है कि कुछ बचना चाहिए था? नहीं बचना चाहिए था। इट इज जस्ट लाइक कि आपने टॉफी खाई, टॉफी तो खा ली, वो तो खाने लायक चीज थी, क्या रैपर भी खा जाते हो? नहीं, हमारी बॉडी नहीं पचा सकती। तो ये वही चीज है, जो रैपर है, वो रैपर्स जो है, बहुत सारी जगह पे रैपर्स होते हैं ऐसे, तो वो रैपर्स जो हम पचा नहीं सकते, वो रैपर्स ही बाहर निकाल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये आता है, ठीक है। लेकिन जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आती है, वो ये बात करती है, जो टॉफी खाई थी ना आपने, उसका जो डाइजेशन किया है ना आपने, उसमें जो एब्जॉर्प्शन किया है ना आपने, उसमें से जो टॉक्सिन्स है ना, वो निकाल के बाहर फेंकना है मैंने। जो टॉक्सिन्स निकालने का काम है ना उसमें से, उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। थैंक यू। ठीक है, ओके। इसमें एक बार देख लेते हैं वो जो था हमारा, ये देख लेते हमने, गॉल स्टोन देखने थे ना एक बार, वो रह गया था ये। गॉल ब्लैडर स्टोन्स वगैरह क्या होते हैं ये, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स मीन्स इसमें पथरी हो जाती है। पथरी क्या हो जाती है, एक्चुअल में पत्थर नहीं आता है वहां पर, वहां पे पत्थर जैसे कुछ बन जाता है,
वो बहुत सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, या किसी कारण जो होता है डक्ट जो होती है, डक्ट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। कैसे वो ब्लॉक हो जाती है? किसी कारण से जो नैरो जो उसका पैसेज है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसका कुछ और नाम होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कीलियो लिथियासिस कहते हैं इसको। ये एग्जैक्टली ये वाला नाम ही होता है इसका। इकट्ठा हो जाने की वजह से यहाँ पे पथरी हो जाती है। अब क्या होता है, कैल्शियम भी ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी इसके बनते हैं। कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, उस वजह से भी इसके अंदर बहुत सारा जो स्टोन है वो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा इस तरह का। और इसमें एक और 3 तरीके के स्टोन्स बनते हैं इसके अंदर। मुझे अभी ठीक से नहीं याद ये वाली बात कि इसमें और क्या था। एक तो स्टोन होते हैं, और एक होता है, नहीं याद आ रहा। 3 तरीके के स्टोन्स बनते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। मुझे इस टाइम नहीं याद आ रहा। स्टोन्स कौन से बनते थे गॉल ब्लैडर के अंदर? एक सेकंड। 3 टाइप के स्टोन्स बनते हैं, और हर के अंदर अलग अलग टाइप के स्टोन्स बनते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। हर के अंदर, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं एक सेकंड मुझे अगर मुझे मिल जाता तो मैं देख लेती हूँ। नो नो नो, इस वाले में भी नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ ये ठीक है। नहीं, इसमें भी नहीं, मेरे वाले नोट्स के अंदर भी नहीं है। पर होते तो 3 प्रकार के हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, पर होते ही 3 प्रकार के हैं। कौन से कि मैं ये भी रीचेक कर रही हूँ इसके अंदर। शायद मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मेरे नोट्स में तो नहीं है। पर दैट मच आई नो कि ये 3 तरीके के होते हैं। स्टोन्स जो होते हैं अलग अलग 3 प्रकार के बनते हैं। और जो प्रोटीन के होते हैं स्टोन्स, वो तो हमारे किडनी के अंदर भी पाए जाते हैं, अगर आपको याद होगा तो। नहीं है मेरे पास, नहीं है नोट्स में भी। सॉरी। ओके, ठीक है, लेकिन ये 3 प्रकार के होते हैं। वो जो ब्लॉक कर देते हैं, बस इतना अगर आपसे इतना पूछा जा रहा है। वैसे तो ये स्टोन्स के बारे में कभी इस तरह से पूछा नहीं है, पर लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता तो क्या करेंगे। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा यहाँ पर। मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टोन्स बनते हैं, क्योंकि मुझे ये मैंने थोड़ा टाइम पहले ही इसके ऊपर थोड़ा स्टडी की थी मैंने इसके ऊपर। पर मुझे 3 स्टोन्स याद नहीं आ रहे किस चीज से बनते थे। मैं एक्चुअली मुझे वो नाम याद आ रहे हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज के अंदर। कैल्शियम होता था एक, आई थिंक वो होता था जो आप उसको कहते हो चूना। ठीक है, एक वो होता था, एक चीज और होती थी। तो इनके अलग अलग स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के ज्यादा स्टोन्स बन जाएंगे, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, स्टोन्स बन जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये धीरे टूट भी जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें गॉल ब्लैडर रिमूव ही करवाना पड़े। जनरली कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हो गए तो रिमूव इट। नहीं, अगर आप योगिक लाइफस्टाइल करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हो, थोड़ा सा नहीं, अच्छा चेंज कर लेते हो, तो विद द एक्सरसाइजेस, आसन प्राणायाम के साथ ये सब चीजों को आप धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स योग टाइम लेता है, धीरे धीरे टाइम लेता है, पर ये निकाले जाते हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। 2-3 महीने के अंदर ठीक नहीं होते हैं, इट विल टेक टाइम, नियरली ईयर एंड हाफ। डिपेंड कि साइज कितना है उस स्टोन का, ये भी मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, जॉन्डिस जो होता है
उसको एक बार देख लेते हैं पीलिया। पीलिया में क्या होता है कि बिलीरुबिन जो होता है वो बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। वैसे तो वो सिर्फ थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट के नाम पे थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, पर ये बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है ये वाला कि हमारे आंखों के पास, यानी कि नेत्र में जो कॉर्निया होता है उसमें हमारे नाखून पीले हो जाएंगे। यूरिन एक्सट्रीम लेवल का येलो निकलना लग जाएगा, एक्सट्रीम येलो। अभी क्या निकलता है, थोड़ा सा पेल येलो टाइप का यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तब ये ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। बाइल जूस जो होता है हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, जो ये बाइल जूस निकालता है ना, जिसके अंदर बिलीरुबिन हमारा पाया जा रहा है, तो ये कुछ ज्यादा ही उसकी एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन इस टाइम पे नहीं कर रहा होता, इतना एक्सेस लेवल पे सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए आंखों के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना धीरे धीरे, तो स्किन के सॉरी जो हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं ब्लड की वजह से, जब आईज के पास जो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचती है तो उसके अंदर वो बिलीरुबिन शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आंखों की जो सफेदी होती है कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, ये हमारे डाइजेशन को शो भी करती है, ठीक है। ये हमारे डाइजेशन को शो करती है। जो आप खाना खाते हैं तभी कहते हैं ये विटामिन ए लीजिए, वो कैसे जाएगा? विटामिन ए हमारी आंखों के पास तभी तो पहुंचेगा, ठीक है। कैसे पहुंचेगा? इसी के थ्रू पहुंच पाएगा, ताकि वो दृष्टि को बढ़ा सके या उसकी मेंटेनेंस रख सके, ठीक है। जो विटामिन ए हमें आंखों को चाहिए होता है। इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? यहीं से डाइजेस्ट होकर सारा कुछ पहुंचेगा। जो जो हमारी लीवर है वो हर जगह पे इन प्रोटीन्स को, जो और सॉरी जो हमारे विटामिन है, मिनरल्स हैं, इन सबको पहुंचाता है उनके उनके डेजिग्नेटेड एरियाज पर, यानी कि जहां जहां रिक्वायर्ड होते हैं, ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड होती है, उन सिस्टम को रिक्वायर्ड होती है, ऐसे हर जगह पे पहुंचाया जाता है वो जो ब्लड होता है, ठीक है। तो ये ब्लड में जो पहुंच गया तो ब्लड में ही बिलीरुबिन इतना ज्यादा हो चुका है, तो वो जहां जहां जाएगा कुछ ना कुछ येलो शो करेगा। तो जब येलो शो करेगा तो दिखाई कहाँ कहाँ देगा, दिखाई देगा। स्किन भी थोड़ी सी पतली सी, रूखी सी और येलोइश ब्राउनिश हो जाती है। आंखें पीली हो जाती हैं, नेल्स पीले हो जाते हैं। जिह्वा देखेंगे, जिह्वा पे वाइट लेयर की बजाय येलो लेयर दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ, ये सारे सिम्टम्स है जो धीरे धीरे दिखाई देने होते हैं। देर आर मेड अप ऑफ, ये आ गया, ये लिखा तो है यहाँ पे, दे आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड्स, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एक और होता है इसमें नहीं है। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जब हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तब बॉडी, सॉरी, इन द बॉडी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द कैल्शियम स्टोन्स, ठीक है। कैल्शियम तो हमने देख लिया था, लेकिन इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एक और चीज होती है। इन्होंने दो दी है, तीन होती है, ठीक है। ओके ओके ओके, बाकी तो कोई पॉइंट नहीं था, शायद खत्म हो गया सारा का सारा आपका। ओके, अभी मुझे आपको कुछ दिखाना है एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, ह्यूमन एनाटॉमी खत्म। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल सर जी के नोट्स। थैंक यू सो मच उन सबको जिन्होंने नोट्स प्रोवाइड कराए, स्पेशली मैं राहुल सर जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड देन सेकेंड हमारी अदिति मैम, जिनके नोट्स को यूज करा हमने, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अपने नोट्स दिए। थैंक यू सो मच।